पाकिस्तान ने एक बार फिर एलओसी पर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान की जानिब से जिला पूंछ के मनकोट सेक्टर में फायरिंग की गई है। पाकिस्तान की जानिब से भारी शेलिंग का सिलसिला जारी है। हिंदुस्तानी फौजी जवान पाकिस्तान की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। उधर पाकिस्तान ने आज जिला पूंछ के ही कृष्णा घाटी सेक्टर में भी बिला इश्तियाल फायरिंग की है। पाकिस्तान की फायरिंग में एक जवान के शहीद होने की भी खबर है। तो मजीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे पूंछ से हमारे नुमाइंदे मुनीश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीश, तो क्या जानकारी है? एक जवान के शहीद होने की भी खबर है, क्या कहेंगे मजीद अपडेट इस वक्त का? ऐसा कि जब से धारा 370 टूटी है उससे पाकिस्तान बुरी तरह से बुखलाया हुआ है और लगातार पाकिस्तान पिछले कई दिनों से जो एलओसी के रिहायशी इलाके हैं उनको निशाना बना रहा है। यानी कल रात से लेकर आज सुबह तक पाकिस्तान ने पहले किरनी सेक्टर में गोलाबारी की, जिसकी वजह से आज किरनी में जो स्कूल कल खुले थे आज सुबह से नहीं खुल पाए, स्कूल बंद है। उसी तरह आज सुबह कृष्णा घाटी और मनकोट सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से जबरदस्त गोलाबारी की जा रही है, जिसमें एक जवान के शहीद होने की खबर अभी तक आ रही है और साथ ही कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है इस गोलाबारी में। 11 बजे से शुरू गोलाबारी अभी तक जारी है और हालत यह है कि लोग अपने घरों में बंद होकर रह गए हैं और बुरी तरह से खौफ और हरास का माहौल वहां बना हुआ है। क्या मुनीश, इस फौजी जराया ने एक जवान के शहीद होने की तस्दीक की है और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि क्या मजीद कैजुअलिटीज हुई हैं वहां पर? ऐसा कि अभी तक किसी भी जराये ने उसको मतलब उसके जो खुलासा नहीं किया, अभी तक जो फौज की तरफ से इस बात की जो पुष्टि भी नहीं की है। लेकिन जो हमारे सोर्स है वो कह रहे हैं कि एक जवान शहीद हुआ है जो कि सुबह पहले जख्मी हुआ था और उसके बाद वो जवान जो है वो शहीद हो गया है। और गोलाबारी इतनी ज्यादा है कि वहां से मतलब कोई बाहर नहीं निकल सकता। एक तो जम्मू कश्मीर में टेलीफोन बंद होने की वजह से खबर भी पूरी तरह से बाहर नहीं आ पा रही है और गोलाबारी इतनी है कि वहां से कोई कहीं किसी के बात भी नहीं कर पा रहा है। मुनीश, सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं वो भी जानना चाहेंगे, किस तरह के हालात बने हुए हैं सरहद पर? ऐसा कि सिक्योरिटी के इंतजाम तो पूरे पुख्ता हैं और जब से पाकिस्तान की इस तरह की हरकतें शुरू हुई तो हमारी फौज भी पूरी तरह से चौकस है और फौज लगातार पाकिस्तान की इन हरकतों का जवाब देती है। क्योंकि आपको बता दें कि जो सोर्स हमारे कहते हैं कि पिछले कई दिनों से पाकिस्तान ने अपने कुछ नए लॉन्च पैड जो है वो दोबारा से खोले हैं, जो कि बालाकोट स्ट्राइक के बाद बंद कर दिए गए थे। और उन लॉन्च पैड पर हर लॉन्च पैड पर 5 से लेकर 10 तक जो दहशतगर्द वहां बैठे हैं, जिनको इस तरफ घुसपैठ करवाने की पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीश इस तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। घंटा घर श्रीनगर को ट्रैफिक की नकलो हरकत के लिए आज खोल दिया गया है। लाल चौक पर वाक़या घंटा घर को 15 दिनों बाद दोनों जानिब की ट्रैफिक के लिए खोला गया है। 5 अगस्त को सड़कों पर खारदार तारें लगा दी गई थी और यहां लोगों की नकलो हमल बंद थी। वादी में हालात को मामूल पर लाने के लिए हुकूमत की जानिब से कई इक़दामात किए जा रहे हैं। हुकूमत ने पीर से कई प्राइमरी स्कूलों को खोल दिया है और अब कल से मिडल स्कूल खोलने का भी ऐलान किया है। ताहम पहले रोज स्कूलों में तलबा की तादाद बिल्कुल कम थी। घंटाघर श्रीनगर को आज 15 रोज़ के बाद खारदार तारों और रुकावटों से आज़ाद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, पिछले 15 दिनों के दौरान यहाँ सिर्फ परिंदे ही पर मार सकते थे, वो भी हवा के ज़रिए, लेकिन आज यहाँ पे सड़कों पर भी कुछ मोटरसाइकिल सवार, कुछ गाड़ियाँ और पैदल लोग भी चलते दिखाई दे रहे हैं। वाज़ह है कि घंटाघर एक तारीख़ी मकाम है और अक्सर ये खदशा रहता है कि ऐसे हालात में यहाँ पे कोई जुलूस ना जमा हो जाए, लोग ना जमा हो जाएं, या इस पर कई बार कई लोगों ने झंडे भी गाड़े हैं। इस वजह से इसको ये एक हसास मकाम है और इसको दोनों तरफ से पिछले 15 रोज़ के दौरान इसको दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। आज 15 रोज़ के बाद इसे खोला गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ आवाजाही है, कुछ लोग मोटरसाइकिलों पे है, कुछ निजी गाड़ियों पे सवार हैं। जहाँ तक श्रीनगर का ताल्लुक़ है तो श्रीनगर में आज अक्सर मकामात पे या तो बंदिशों में ढील दी गई है या अक्सर उन्हें हटा लिया गया है, लेकिन जो मेन बाज़ार है यहाँ के वो अभी बंद हैं और सिक्योरिटी का अमला जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे भी काफ़ी तादाद में सिक्योरिटी का अमला अभी भी मौजूद है। जहांगीर अजीज़ के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। उधर राजस्थान और गुजरात के सरहदी इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। ISIS एजेंट के हमरा 4 अफराद हिंदुस्तान में दाखिल होने की बात कही गई है। चारों अफगानिस्तान के पासपोर्ट पर दाखिल हुए हैं। चारों दहशतगर्दाना कार्रवाई अंजाम दे सकते हैं।
कई इलाके आतंकियों के निशाने पर हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी आईबी द्वारा जारी इनपुट के आधार पर कहा गया है कि 4 लोग ऐसे हैं जो अफगानिस्तान के पासपोर्ट होल्ड किए हुए हैं और ये भारतीय सीमा पर प्रवेश कर गए हैं। इनपुट के आधार पर यह भी कहा गया है कि ये जो 4 व्यक्ति हैं उनके स्केच भी जारी किए गए हैं और इन्हें जो गुजरात है और राजस्थान के स्थानीय पुलिस है, एटीएस है, उनसे साझा किया गया है। इनपुट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तानी एक व्यक्ति है जाकी जो इन्हें गाइड कर रहा है और बताया गया है कि जो गुजरात है और राजस्थान के कई इलाके ऐसे हैं जहां आतंकी अपने नापाक जो उनके मंसूबे हैं उनको अंजाम देना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले भी अगर देखा जाए तो 9 अगस्त को इस तरह के जो अलर्ट जारी किया गया था और जांच एजेंसियां तब भी काफ़ी मुस्तैद थी। अब पाकिस्तान तब से उसकी बौखलाहट और ज़्यादा बढ़ी है जब भारत धारा 370 कश्मीर से हटाया था और इसके बाद तरह तरह के बयान भी आए हैं। अब जहां तक जांच एजेंसियों की बात है, गृह मंत्रालय और जांच एजेंसियां काफ़ी मुस्तैद है, काफ़ी पैनी नज़र रखे हुए है। स्थानीय जो पुलिस है वो काफ़ी मुस्तैद है। ऐसे में उनके नापाक जो मंसूबे हैं किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होंगे। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ अनिल, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं गुजरात के गांधीनगर से हमारी नुमाइंदा ने जायजा लिया। में अलर्ट जारी किया गया है और बात की जाए तो आतंकी हमले का ये अलर्ट दिया गया है। जो गुजरात आईबी और जो स्टेट आईबी है उन्होंने ये अलर्ट दिया था और बाद में जो गुजरात एटीएस है वो गुजरात एटीएस ने इस बारे में सब एक सर्कुलर भी जारी किया था और सब एजेंसियों को और पुलिस स्टेशन को ये सर्कुलर जारी किया था। इसके ये जो अलर्ट दिया गया है उसके तहत जो सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वहाँ पे भी सब व्हीकल को चेक किया जा रहा है और ये जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वहाँ पे भी पुलिस फोर्स को बढ़ाया गया है। कैमरामैन नीलेश शोसा के साथ हरमेश शुक्रिया, न्यूज़ 18 गुजराती, गांधीनगर। इसरो के चीफ के सिवन ने चंद्रयान की खला में एक और कामयाबी के बाद बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने चंद्रयान के सफर पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 2 चांद के मदार में दाखिल हो गया है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 2 ने अहम संग-मील अबूर कर लिया है। Chandrayaan 2 is going around the moon in an orbit of 114 kilometer peri-lune and 18,000 kilometer upper lune with an inclination of 88 degrees. In a due course, this orbit will be brought down near to 100 by 100 and then further by 100 by 30, and at that time the inclination of the orbit also will achieve 90 degree, so that we will achieve the mission of the power descent. The next major event is happening on 2nd September, wherein the lander will be separated from the orbiter. Till now, the entire operations are carried out by the propulsion systems. Third, we will be having a small maneuver, retro deorbit maneuver for about 3 seconds to ensure whether the systems in the lander are normal. सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से जोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मरकज, ट्विटर, गूगल और यूट्यूब को नोटिस जारी किया है। फेसबुक की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में जेर इल्तिवा केसों को मुंतकिल करने की अपील की गई है। फेसबुक ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है। इस मामले पर आइंदा समाअत 13 सितंबर को होगी। मारूफ मौसीकार खयाम नहीं रहे। जोहो के सोजोय अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। 93 साला खयाम को फेफड़ों में इन्फेक्शन के बाद 28 जुलाई को अस्पताल में दाखिल कराया गया था। खयाम, जिनका असल नाम मोहम्मद ज़हूर खयाम हाशमी है, 18 फरवरी 1928 को पंजाब के ज़िला जालंधर की तहसील नवा शहर में पैदा हुए थे। इन्हें 3 मरतबा फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। उन्होंने 1953 में फिल्म फुटपाथ से अपनी फिल्मी ज़िंदगी का आगाज़ किया। इनकी मशहूर फिल्मों में फिर सुबह होगी, लाला रुख, कभी कभी, नूरी, थोड़ी सी है बेवफाई, दिले नादां, बाजार, रज़िया सुल्तान वगैरह शामिल हैं। उन्होंने मौसीकी की तालीम मारूफ मौसीकार बाबा जी ए चिश्ती से लाहौर में हासिल की थी। खयाम साहब की आखिरी रसूमात अब से थोड़ी देर बाद अदा की जाएंगी।
18 फरवरी 1927 को पंजाब में ख़याम हाशमी की पैदाइश। 17 साल की उम्र में बतौर मौसीक़ार सफ़र का आगाज़ किया। 1953 में फुटपाथ फिल्म से बॉलीवुड करियर की शुरुआत की। 1961 में फिल्म शोला शबनम से बनी ख़याम की पहचान। कभी कभी, त्रिशूल, नूरी, बाजार, उम्रा व जान ख़याम की यादगार फिल्में हैं। बड़ी अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी में उन्होंने जिया है। मुकम्मल क्रिएटिव, आखिरी मोमेंट तक बहुत क्रिएटिव थे, तख्लीक हो रही थी उनकी, और सिर्फ उन्हें खुदा हाफिज़ कहने के लिए आए हैं। जगजीत जी के लिए दुख होता है कि वो कुछ बरस अकेले अभी काटने होंगे, और वही ज़िंदगी है। लेकिन ख़याम साहब के जाने से बस यही कह सकता हूँ कि एक स्कूल ख़त्म हो गया, वो स्कूल बंद हो गया, वो उस्ताद उसमें से टीचर उठ के चला गया है। ये नया स्कूल है, देखिए हमने सब ने सीखा है उनसे। ये हम सब लोग ने सीखा, हम तो उनके गाने सुन के बड़े हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत कंपोज़र थे और बहुत उनकी मेलोडी का जवाब ही नहीं था। तो बहुत देर तक उन्होंने बहुत वक्त तक अच्छा काम किया। ख़याम साहब ने जो काम किया है वो ऐसा काम है, ऐसा अमिट काम है, ऐसा अमर काम है उनका कि जब तक दुनिया रहेगी उनका काम जिंदा रहेगा। आज जिस्मानी तौर पे वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो जो काम कर गए हैं, वो ब्लैक एंड वाइट फिल्मों से लेके कलर इरा तक जो उन्होंने काम किया है, आज जिस्मानी तौर पे वो हमारे साथ नहीं है। और बहुत ही सादा तबीयत इंसान थे, बहुत ही हलीमी से, बहुत ही प्यार से सबसे मिलते थे, झुककर मिलते थे। कभी उनसे मिलकर इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आप इतने बड़े किसी म्यूजिक डायरेक्टर से मिल रहे हैं। वो जितने अजीम थे उतने ही अच्छे इंसान थे, उतने ही मोहब्बती थे, उतनी ही वो सबको इज्जत देते थे। और आज पूरी दुनिया उनको इज्जत दे रही है, आंसुओं के साथ उनको विदा कर रही है। ऐसी शानदार हस्ती, इंसान के जितने भी रूप होते हैं, जितने भी आकार होते हैं, चाहे वो कलाकार का हो, संगीतकार का हो, अदाकार का हो, हर रूप में बेहतर से बेहतरीन थे। वो इंसान इतने अच्छे थे कि इंसानियत भी उनके नाम पे फ़ख्र करती है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने आज से लगभग 40 साल पहले फूल खिले हैं गुलशन में उनका इंटरव्यू लिया था। बहुत मेहरबान थे मुझ पे, अपनी बेटी मानते थे, और मोहब्बत की इंतहा देखिए कि अभी 2 साल पहले मैंने उन्हें फ़ोन किया। उनकी तबीयत नासाज थी, तबीयत पूछने के लिए फ़ोन किया, और मैंने कहा, ख़याम साहब, मेरे तबस्सुम टॉकीज़ में मैं इंटरव्यू लेना चाहती हूँ आपका। आ जाओ बेटा, आ जाओ मेरे बच्चे, तुम मेरी बेटी हो, जब चाहो आ जाओ, मैं दूंगा। वाकई उन्होंने मुझे बुलाया और इंटरव्यू दिया, जबकि तबीयत उनकी बहुत नासाज थी। मैं उनके लिए सिर्फ एक शेर ही कहना चाहती हूँ कि जो बीत गए हैं वो ज़माने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो ज़माने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। पुराने लोगों की जो यादें हैं उनमें बहुत ही फहरिस्त की लिस्ट में बहुत ही ऊंचा नाम होगा मेरे प्यारे ख़याम साहब का। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आन जहानी राजीव गांधी की जयंती के मौके पर इन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। दिल्ली में इनकी समाधि पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह समेत सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दीगर अहम सियासी लीडरान ने गुलहाए अकीदत पेश किए। वहीं इस मौके पर साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी और नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने भी खराज अकीदत पेश किया।
तो जैसा कि आपने देखा, आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़म राजीव गांधी की 75वीं जयंती है। राजीव गांधी की पैदाइश 20 अगस्त 1944 को हुई थी। मुल्क इन्हें खराज अकीदत पेश कर रहा है। राजीव गांधी की जिंदगी पर पेश है ये मुख्तसर रिपोर्ट। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़म राजीव गांधी अक्टूबर 1984 से दिसंबर 1989 तक मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे। आज़म राजीव गांधी की पैदाइश 20 अगस्त 1944 को हुई थी। राजीव गांधी मुल्क के सबसे कम उम्र वज़ीर-ए-आज़म बने। 40 साल की उम्र में उन्होंने मुल्क की बागडोर संभाल ली थी। वहीं मुल्क की तारीख में अब तक इतनी ज्यादा सीटों के साथ कभी सरकार नहीं बनी जितनी सीटें राजीव गांधी के दौर में आई थी। राजीव गांधी की क़यादत में 400 से ज्यादा सीटों के साथ कांग्रेस हुकूमत में आई। राजीव गांधी को उड़ना पसंद था। वो एक फ्लाइंग क्लब के मेंबर थे। उन्होंने सिविल एविएशन की ट्रेनिंग ली थी। 1970 में एक पायलट के तौर पर एयर इंडिया ज्वाइन किया था। 1980 तक सियासत में आने से पहले एयर इंडिया के लिए काम करते रहे। राजीव गांधी डिजिटलाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन पर ज्यादा तवज्जो देते थे। 1981 में उन्हें कांग्रेस पार्टी के यूथ विंग के सदर के तौर पर चुना गया। राजीव गांधी को अपने इर्द गिर्द सिक्योरिटी एहलकारों का रहना पसंद नहीं था। वो अपनी जीप खुद चलाया करते थे। राजीव गांधी विशाखापट्टनम से इंतखाबी मुहिम को पूरा करने के बाद श्री पेरम्बदूर में रुके, जो कि मद्रास से 22 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर वो अपनी कार से उतरकर पैदल ही चल पड़े, जहाँ से उन्हें खिताब करना था। इसी इवेंट के दौरान राजीव गांधी का कत्ल हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दिल्ली में जमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। रिहायशी इलाकों, खेतों और पुलों को नुकसान का अंदेशा है। दिल्ली की जमुना नदी में फिलहाल सतह आब रिकॉर्ड तोड़ निशाने पर है। 24,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का निशाना मुकर्रर किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली जल प्रलय से जूझ रही है। दिल्ली में यमुना का जल स्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए दिल्ली के ऐतिहासिक लोहे वाले पुल पर आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी गई है। आम दिनों में यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक देखने के लिए मिलता है, लेकिन जिस तरीके से यमुना में जल स्तर बढ़ रहा है उसको देखते हुए यहाँ पर ट्रैफिक पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। हालांकि पुल के ऊपर जो ट्रेनें हैं उनको सुचारू रूप से चालू रखा गया है, लेकिन जो सड़क है वहाँ पर आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। आप देख सकते हैं कि पूरी सड़क इस वक्त खाली पड़ी हुई है। जिस तरीके से रोक लगाई गई है, इसको देखते हुए कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और तमाम इंतजाम के निर्देश दिए थे। यमुना अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगी कि आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यमुना के खतरे का निशान 205.33 है, इससे ऊपर यमुना बह रही है, यानी कि 205.90 पर यमुना का जल स्तर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से बहाव आपको देखने के लिए मिल रहा है। तमाम जो यमुना के तट पर रहने वाले लोग हैं उनको भी हटाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि पूरे इंतजाम करके रखे जाएं। 2000 के करीब टेंट्स लगाए गए हैं। यमुना तट के आसपास इलाकों में रहने वाले लोगों को हटाकर टेंट में पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार काम कर रही है। यमुना का जल स्तर जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है हरियाणा के हथनी कुंड से 8,28,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण दिल्ली में यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और अब यमुना अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना के जल स्तर के कारण अब दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति यहाँ पर बनती नजर आ रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि कब तक यमुना का जल स्तर में कमी आती है और दिल्ली के लोगों को इससे राहत मिलती है। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ में रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। असातिज़ा के बगैर तालीम का तस्वुर नहीं किया जा सकता है, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। असातिज़ा के बगैर ही बिहार के स्कूलों का काम चल रहा है। मज़े की बात यह है कि इस मामले पर हुकूमत बिल्कुल संजीदा नहीं है। सूबे के अक़लियती स्कूलों में असातिज़ा के नहीं होने से तालीम बुरी तरह से मुतासिर है, लेकिन बहाली के दूर दूर तक आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। एक रिपोर्ट। बिहार के 72 अक़लियती स्कूलों में करीब 65 स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा हासिल है, लेकिन 10वीं से 12वीं जमात तक पढ़ाने वाले असातिज़ा की बहाली नहीं की गई है।
वो भी सिर्फ इसलिए कि रियासत में टीचर्स अहलियती टेस्ट मुनक्किद नहीं हो रहे हैं। साल 2011 में अहलियती टेस्ट मुनक्किद किए गए थे। इसके बाद से हुकूमत ने किसी तरह का कोई टेस्ट मुनक्किद नहीं किया, जबकि बहाली के लिए सेकेंडरी टीचर्स अहलियती टेस्ट और इब्तदाई टीचर्स अहलियती टेस्ट का पास होना लाजमी है। अक़लियती स्कूलों को TET पास उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, नतीजे के तौर पर बहाली नहीं हो रही है। बदकिस्मती कहिए कि पोस्ट तो सरकार ने दे दिया, लेकिन हम आपके बहाली नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम शर्त के अनुसार, गवर्नमेंट का जो शर्त है कि स्टेट पास होना ज़रूरी है, तो हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं विदाउट स्टेट रहते हैं और बीएड ज़रूर होते हैं, लेकिन स्टेट नहीं होने की वजह से हमारे यहाँ शिक्षा बिल्कुल हैम्पर हो रहा है। और हम लोग जितने भी अल्पसंख्यक विद्यालय हैं, किसी तरह से +2 में आपके अपने स्तर से हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। RJD के मुताबिक नीतीश कुमार सूबे में तालीम के फ़रोग का दावा करते हैं, लेकिन बगैर टीचरों के बहाली के ही वो तलबा को मयारी तालीम दिलाने की कोशिश में लगे हैं। मुझको लगता है कि एक तो टेट का एग्ज़ाम जल्द से जल्द कराना चाहिए, और टेट का एग्ज़ाम जब तक नहीं होता है तब तक आप गेस्ट टीचरों का, कंटैक्ट टीचरों का, मतलब वो ज़्यादा नहीं, 6 महीना से ज़्यादा नहीं, 6 महीना के लिए आप रखिए। बरसर इक़्तिदार पार्टी के लीडरों के पास भी इस मसले का कोई जवाब नहीं है। वो हुकूमत का दिफा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही इस कमी का एतराफ़ भी कर रहे हैं। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कई सालों से स्टेट के और टेट के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, इससे भी इनकार नहीं है। और जो पढ़ाई है वो होनी चाहिए, टीचरों के चलते वो सफ़र कर रहा है, लेकिन सरकार इसके लिए प्रयासरत है और जल्द ही कोई ना कोई इंतज़ाम होगा। बिहार में 72 अक़लियती स्कूल हैं। 72 अक़लियती स्कूलों में करीब 65 स्कूल सेकेंडरी सतह के हैं। सेकेंडरी टीचर्स अहलियती टेस्ट पास उम्मीदवारों की बहाली सेकेंडरी सतह के स्कूलों में होती है। 65 स्कूलों में करीब 490 ओहदे खाली हैं। 10वीं से 12वीं जमात को पढ़ाने के लिए सभी स्कूलों में 9 पोस्ट मंजूर हैं। सिर्फ 1 या 2 टीचर ही इन स्कूलों में बहाल हैं, बाकी ओहदे खाली हैं। प्राइमरी स्कूलों में इब्तदाई टीचर्स अहलियती टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों की बहाली होती है। प्राइमरी स्कूलों में करीब 400 असातिज़ा की जगहें खाली हैं। TET का इम्तहान नहीं होने से टीचरों की बहाली का मरहला पूरा नहीं हो रहा है। ऐसे में अक़लियती स्कूलों के इंतजामिया हुकूमत से जल्द TET यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट मुनक्किद कराने की अपील कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हुकूमत को TET मुनक्किद कराने में क्या मुश्किल पेश आ रही है। जब बहाली की बुनियादी शर्त टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का पास होना है, तो TET के बगैर बहाली कैसे मुमकिन हो सकती है, और बहाली नहीं होगी तो तालीम का मायार कैसे बुलंद होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। मशहूर मौसीक़ार ख़याम अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन कुछ वक्त पहले न्यूज़ 18 उर्दू ने इनके साथ एक ख़ास मुलाकात की, जिसमें उन्होंने हमारी नुमाइंदा शीबा लतीफ़ के साथ मौसीक़ी की दुनिया के अपने लंबे सफ़र की यादों को ताज़ा किया। आइए देखते हैं इस मुलाकात के कुछ अहम हिस्से।
पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से आम लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कई लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि बड़े पैमाने पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। हमारी बस्ती बहुत गरीब है और यहाँ पे बांध जरूर बन जाए। हम मोदी सरकार से यही चाहते हैं, यहाँ कुछ न कुछ व्यवस्था हो। यहाँ गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं और हम भी गरीब ही हैं साहब। सब खेती बाड़ी सब कट गई, मकान कटो। प्रधान जी आते हैं, हमें तो वही देखभाल कर रहे हैं। का नाम है मकान कट गो, खेत भी कट गो। रात भर 2 साल की कटाई है रही है हमारे खेत की, मकान की। और का नाम है हमें तो कोई वो ना है, व्यवस्था ना रहने की कहूँगी। न्यूज़ 18 की टीम अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाना चाहती है जो इस इलाके के लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और डर के साए में जी रहे हैं। जी हाँ, हम मौजूद हैं राजघाट इलाके में, जहाँ सैकड़ों बीघा किसानों की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। 10 से ज़्यादा मकान भी पूरी तरह गंगा में समा चुके हैं। मैं कहूँगा अपना कैमरामैन निशान से तस्वीरों में दिखाएं। पूरी स्थिति भयंकर बनी हुई है। पानी ने अपना विकराल रूप यहाँ अपना रखा है। दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक की जो फसल है वो नष्ट हो चुकी है। हज़ारों बीघा यहाँ के जो स्थानीय लोगों बता रहे हैं कि हज़ारों बीघा फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है और परिवार डर के साए में है, क्योंकि लोगों के जो खाने पीने का राशन है वो तक गंगा जी में समा चुका है। हालांकि यहाँ के लोगों का ये कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा कल एक जिलाधिकारी खुद स्वयं आए थे और टीम भेजी थी, जिसके बाद उन्होंने सर्वे कराया। लेकिन ये हालात आज ही नहीं, इससे पिछले साल भी यही हालात रहे थे। लेकिन किसी तरह से कोई भी अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया जिससे कि लोग चैन की सांस ले सकें। कैमरामैन जिशान के साथ अली शरफ, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।